पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी का मामला, इसका सियासी फायदा किसको होगा? जिस तरह इंतखाबात लेट होते हैं, जल्दी होते हैं, 3-4 माह की ताखीर होती है, इसमें फायदा किसको हो रहा है? क्या इसमें मुस्लिम लीग नून का फायदा होगा, पीपल्स पार्टी का, या पर्टिकुलरली पूरी पीडीएम का ही फायदा होने वाला है? देखिए, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार रहते हैं और गिरफ्तारी के अलावा मेरा ख्याल है कि अगर जो कि प्लान नजर आता है कि गिरफ्तार होंगे, जिस तरीके से उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि उनको जो लोग हैं उन्हें अपने इलेक्शन पेपर भी फाइल नहीं करने दिए जाएंगे, तो उस सूरत में तो जाहिर है नून लीग को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग के लिए है पंजाब में। अगर जो अभी रहनुमा रिपोर्ट है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि इमरान खान साहब की जमात से जिन जिन लोगों को पहले टिकट जारी किए थे, बहुत बड़ी तादाद हो रही है, अनाउंस कर दिया कि हम टिकट छोड़ रहे हैं। 80% लोग तो अभी भी उन टिकट के साथ कायम थे, हालांकि इंतखाबात नहीं हुए। तो फायदा बहरहाल अगर लोग अपने नॉमिनेशन पेपर ही नहीं फाइल कर पा रहे होंगे तो वो नून लीग को ही हो रहा होगा सबसे ज्यादा पंजाब में। देखिए, इसमें एक मिसाल है और मिसाल सारे सियासतदानों के लिए है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर होते हैं तो आप एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। आप पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर देते हैं, कुछ नहीं होता। आप पीटीवी पर हमला कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। आप अपने कारकुनों को कहते हैं कि एसपी की मार लगा दो, वो कुछ नहीं होता। आप वादा करते हैं आप रेड जोन में नहीं दाखिल होंगे, मगर 128 दिन के लिए जाके धरना दे देते हैं, कुछ नहीं होता। आप जलाओ घेराव करते हैं, पूरे कराची को बंद कर देते हैं, दीगर शहरों को बंद कर देते हैं, मगर आपके एक रहनुमा जो कर रहे होते हैं वो मुल्क के सदर बन जाते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं होता। आप बाकायदा तौर पर शाहजेब कतर कलामी की माजरत, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। इस वक्त वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरियम साहिबा नई मरदमशुमारी का फैसला मुअख्खर कर दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफी चैनल्स पे जी अभी देख रही हूँ और कि ये मौखर करने का आ रहा है, और फिर पहले खबर आई कि वो ताखीर हो गई, डिसीजन हो गया, मंजूरी। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, पहली बात तो है कि ये इजलास अभी मौखर हुआ है, एडजर्न हुआ है, क्योंकि बलोचिस्तान के जो सीएम हैं उनकी फ्लाइट लेट होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि सीएम बलोचिस्तान जो है वो वोटर हैं इस सीसीआई में, ही हैज अ वोट, तो उसकी वजह से उनके वेट की वजह से, उनके इंतजार की वजह से इसमें वक्फा आया है। ना अभी मंजूरी किसी किस्म की हुई है, ना कोई ये फैसला मौखर हुआ है, किसी किस्म का भी कोई फैसला जो भी होना है। अभी इजलास में वक्फा आया है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि जब तक बलोचिस्तान के सीएम मौजूद नहीं होंगे तो इसमें किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। तो उसकी वजह से अभी 2 घंटे का वक्फा है और इंशाल्लाह 2:30 बजे इस इजलास दोबारा शुरू होगा। ये कंफर्म कर दिया है और क्लैरिटी आ गई है कि इजलास मौखर हुआ है। आपका ओपिनियन, हुकूमत का ओपिनियन भी जानना चाहेंगे कि क्या मरदमशुमारी की मंजूरी एक्सपेक्टेड है? क्योंकि अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो नई हल्का बंदियां होंगी और फिर वही आइंदा इंतखाबात 3 से 4 माह ताखीर का खदशा है। इसमें जब तक मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ एज एन ऑब्जर्वर हूँ सीसीआई में, तो जब तक सीसीआई कोई फैसला नहीं करती मैं इस पे कोई बयान या कोई अपना कमेंट नहीं देती। तो मरियम साहिबा, आज फैसला हो जाएगा सीसीआई मीटिंग में? जी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज ही फैसला होगा जो भी होगा, लेकिन तमाम प्रोविंसेस की मौजूदगी में ये फैसला होगा। वक्फे के बाद ये इजलास दोबारा शुरू होगा। और पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक आज मैं उनको उससे जी प्रेस टॉक कर रही हूँ तफसीली 2:10 पे, इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना था कि मीटिंग में कुछ देर का वक्फा लिया गया है और 2:30 बजे ये मीटिंग दोबारा रिज्यूम की जाएगी। बिल्कुल, इजलास ये मौखर हुआ है और अभी तक फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जो भी इससे मुतालिक डिटेल्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, वो अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। शहजाद, जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे, इंतखाबात में ताखीर होने के इम्कानात, हम कुछ दिनों से जो खबरें देख रहे हैं, इस पर बात भी हो रही है, मीडिया टॉक भी हो रही है, ये इम्कानात जन्म क्यों ले रहे हैं आपके ख्याल में? और आपके ख्याल में फोर्स ही आप क्या कर रहे हैं? इंतखाबात क्या फरवरी तक चलेंगे? देखिए, ये खदशात इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि ये, जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद में तो आप गली मोहल्ले में ये बातें हो रही थी और ये एनालिसिस जो है किए जा रहे थे, और ये पिछले चंद माह से किए जा रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए तो इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। अगर ये नहीं मुमकिन हुआ, क्योंकि अदालतें गैर मामूली उनको रियायत भी दे रही हैं, तो अगर ये मुमकिन नहीं होता तो इलेक्शन ताखीर हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से ऐसा तज्जिया है जो कि टीवी पे और हर जगह काफी अरसे से हो रहा था।
लेकिन जो ये मामला है FCCI वाला, ये तो आप देखें कि बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते ही जो है शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था। उससे पहले तो हुकूमत भी ये समझ रही थी कि नई मर्दमशुमारी के तहत अगर इलेक्शंस होंगे तो उसमें बहुत ताखीर हो जाएगी क्योंकि डिलिमिटेशन का मामला होगा। अगर यही प्लान था तो आप मर्दमशुमारी को वक्त पे करवाते, वक्त पे खत्म करते, नताइज आते और नोटिफाई हो जाती तो डिलिमिटेशन भी टाइम पे हो जाती। आपको याद होगा जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और 5-0 का फैसला आया था जिसमें उन्होंने इमरान खान के फैसलों को असेंबली तहलील कर दी और आर्टिकल 5 लगा दिया था अपने मुखालफिन पे, उसको कलदम करार दिया था 5-0 से। तो उस फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था अदालत में और ये पूछा गया था कि क्या इलेक्शन वक्त पर हो सकते हैं, 3-4 महीने में हो सकते हैं। तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया था कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मर्दमशुमारी होनी है और फिर डिलिमिटेशन होगी तो अक्टूबर 2022 से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। और ये उस वक्त चर्चा इसलिए हो रहा था क्योंकि शायद कोई मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश हो रही थी कि जो फैसले किए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने असेंबली तहलील करने के, उनको कलअदम करार दे दिया जाए, लेकिन कहीं किसी तरह मामला जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि अक्टूबर 2022 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि मर्दमशुमारी होनी है, डिलिमिटेशन होनी है। तो आज आप देखें कि हम कहां खड़े हुए हैं। 2022 गुजर गया, 2023 में मई में ये नंबर आ जाने चाहिए थे, नोटिफाई हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें मजीद ताखीर हुई। तो अगर तो नई मर्दमशुमारी के तहत करने थे तो आप टाइमली फैसले करते, लेकिन आपने नहीं किए। अब ये भी एक ज्यादती होगी कि पॉपुलेशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। सूबों में किसी सूबे में ग्रोथ ज्यादा है, पॉपुलेशन किसी में कम है, सीटों की एडजस्टमेंट होनी है, लेकिन आप 2017 की मर्दमशुमारी पे करेंगे। तो ये सारा मेरे ख्याल से एक प्रोसेस को मिसमैनेज किया गया है। और इस वक्त जो बहस दोबारा ये छिड़ी है कि नई मर्दमशुमारी के तहत ही करवाई जाए, उसका तो एक ही मकसद नजर आता है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो, इलेक्शन को डिले करवाया जाए। अब ये जवाब हुकूमत ही दे सकती है, हुकूमती अरकान ही दे सकते हैं कि जब 2 हफ्ते पहले आप पॉलिसी स्टेटमेंट आके दे रहे थे कि अब ये नहीं हो सकता, ताखीर हो गई है बहुत ज्यादा, नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जा सकता, पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, तो फिर वजह क्या बनी अब ये बयान देने की शहबाज शरीफ साहब को? मरियम साहिबा ने इस पर अभी पोजीशन नहीं लिए, लेकिन उनके पार्टी के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के वजीर आजम ये पोजीशन ले चुके हैं। अब क्या उस पोजीशन पर दोबारा यू टर्न लिया जाता है? ये मेरे ख्याल से हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे अभी हम खबर दे रहे थे कि नई मर्दमशुमारी का फैसला हो चुका है, वो फैसला कैसे होगा जब वजीर आला बलूचिस्तान उस मीटिंग में है ही नहीं। लेकिन आप ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जब ये मुश्तरका मफादात काउंसिल बैठेगा तो उसमें 2 वज़राए आला पंजाब और KPK के जो होंगे वो निगरां हैं, और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के हैं वो बाप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी से। तो 2 तो इसमें निगरां हैं और वो मुझे लगता है कि बज़ाहिर जो रियासती पॉलिसी होगी उसके साथ ही खड़े होंगे। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग केस होगा मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब का होगा। इस बात पे हम दोबारा बात करेंगे भी एक बार। फिर हम बात कर लेते हैं जो चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला आया, जिसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। सलीम साफी साहब भी हमारे साथ आ गए, अंसार अब्बासी साहब भी आ गए। अंसार साहब, कुछ कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है, साफी साहब से ये सवाल करेंगे कि अब फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला चेयरमैन PTI को, ये ग्राउंड रखा जाएगा जो अपील में जाएंगे चेयरमैन PTI। तो आप क्या समझते हैं कि PTI की जानिब से ये ग्राउंड कितना वैलिड है कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला? देखिए, मैं कानूनी मामला को तो नहीं समझता, उस पे आप कयूम सिद्दीकी साहब से या शाहजेब खानजादा साहब भी बड़ी हद तक समझते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी समझते हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म के तौर पर इतना जानता हूँ कि जितने मौके इस केस में उनको दिए गए, इतने पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी को दिए गए हों, और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला केस हो कि जो ट्रायल कोर्ट में मेरिट पे अदालत इसका फैसला करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए 2-3 मरतबा हाई कोर्ट से उसको डिले करवाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से डिले करवाया गया। तो अगर इस मामले में उनके हाथ साफ थे तो वो मेरिट पे केस को चलने देते, और फिर आज भी उनकी मौजूदगी भी जरूरी थी और बाकी चीजें भी जरूरी थी। तो अब तो ये उनका मौक़िफ़ है कि जी हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। ये फेयर ट्रायल न देने की शिकायत नवाज शरीफ को भी थी, ये इससे पहले भी जो लोग कन्विक्ट होते हैं उनकी भी अमूमन यही होती है, और इसी की बुनियाद पे हर सजा पाने वाला शख्स फिर आला अदलिया के पास अपील में जाता है। तो ये फिर अभी जाके आला अदलिया ने इसको डिसाइड करना है कि उनको फेयर ट्रायल का हक मिल गया है या नहीं मिल गया है।
सही। शाहजेब, अभी जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है तोशाखाना केस से मुतालिक, उसका एक बहुत अहम पॉइंट यह है हुक्मनामे के मुताबिक कि मुलजिम की जानिब से केस काबिल समाअत होने की दरखास्त पर किसी ने बहस नहीं की। अगर अपील में जाया जाता है तो ये नुक्ता कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि किसी ने बहस ही नहीं की काबिल समाअत होने की दरखास्त पर? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। शाहजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शाहजेब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहजाद, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो इस पर आपका क्या कमेंट है कि मुलजिम की जानिब से केस काबिल समाअत होने की दरखास्त पर किसी ने बहस ही नहीं की और फिर अब अपील की भी बात की जा रही है? देखिए, कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसले आए हैं, उसको इनिशियली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जीत के तौर पे लिया कि दोबारा जो है रिमांड बैक कर दिया है ट्रायल कोर्ट को, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ नुकात उन्होंने मिस किए। एक तो कि जो ट्रायल रोकने की दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ की, वो मुस्तरद की थी। दूसरा, जो रिमांड बैक किया था वो उसी जज के अदालत ने किया था जो 2 मरतबा पहले ही काबिल समाअत इस केस को दे चुके हैं। तो इसके इम्कान तो नहीं थे कि हुमायूं दिलावर साहब जो है वो तीसरी मरतबा इसको नाकाबिल समाअत दे देते। फिर जो पॉइंट नंबर 17 था कल के फैसले का, वो बड़ा अहम था। उसमें पाबंद किया गया था कि जो इस वक्त कार्रवाई जारी है ट्रायल कोर्ट में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो पेश हों और जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करें, जिसमें जो आखिरी दलाइल है वो दे जाकर। तो ये पाबंद किया गया था। तो इसीलिए कल ही ये कह दिया था जज हुमायूं दिलावर साहब ने कि 8:30 बजे समाअत होगी। पहले इस चीज का फैसला होगा कि क्या ये काबिल समाअत है और या नहीं है, और अगर काबिल समाअत होगी तो कल ही हतमी दलाइल ले लिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से। तो मेरे ख्याल से उन्होंने आज 2 मरतबा इंतजार किया मौखर की, और उसके बाद जब कोई दलाइल देने नहीं आया कि क्या ये काबिल समाअत है या नहीं, तो इस बुनियाद पे आज जजमेंट में ये कहा है उन्होंने कि क्योंकि कोई नहीं आया तो इसलिए हम इस केस को काबिल समाअत करार देते हैं। और उसके बाद जो फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ था वो फैसला उन्होंने सुना दिया। अब ये सारा मामला तो बड़ा जल्दबाजी में है। देखे ना, आज जैसे ही गिरफ्तारी के हवाले से फैसला आया है और उसके बाद लाहौर में जो है फौरी तौर पर अरेस्ट भी कर लिया गया। पिछले 2 दिन से वो यही कह रहे थे कि अगर वकला आके अपना जवाब नहीं देते तो फैसला महफूज कर लेंगे और फैसला सुना देंगे। तो मेरे ख्याल से फैसला तो ये पता ही था कि क्या आना है। जो जिस तरह की जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, उससे ही अंदाजा हो रहा था कि ये मामला जो है नाअहली की तरफ ही जा रहा है। तो ये किसी के लिए सरप्राइज नहीं था। आज जो मोहलत थी वो दी गई 2 मरतबा। अगर आके दलाइल देते तहरीक इंसाफ के वकला तब भी मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं बदल जाना था। जैसे मैंने कहा, यही जज साहब 2 मरतबा पहले ही काबिल समाअत करार दे चुके हैं इसको, तो इसके इम्कान नहीं थे कि तीसरी मरतबा वो इसको रद्द करते हैं। हाँ, अब ये एक दिलचस्प मामला है कि जो पेंडिंग दरख्वास्तें थी इस केस की, शाहजेब खानजादा साहब ने तो बताया कि अब उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। अब जो भी इनके ग्रीवेंसेज हैं, अगर वो ट्रायल के हवाले से हो, कंडक्ट के हवाले से हो, तो उसको अपील में ही वो टेकअप कर सकते हैं। और जो तर्जुमान है वो तो कह भी चुके हैं कि हम सुपीरियर कोर्ट्स में जाएंगे, अपील में जाएंगे, तो वहां पे अब ये अपनी दरख्वास्त जाके दे सकते हैं कि जो हमारे विटनेसेस थे उनको सुना नहीं गया, उनको मौका नहीं दिया गया, या इसके अलावा कोई और टेक्निकल बुनियाद पे उन्होंने जो नुक्ता उठाना है। जैसे मैंने कहा, मेरिट के हवाले से तो कल हमने गौर अली खान साहब से पूछा भी था कि इस केस की मेरिट पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, कि क्या आपने 2-3 चीजें सिंपल बतानी है। केस क्या है? केस ये है कि जो असासे बेचे गए 2018-19 में, उनकी मालियत जो है वो 10 करोड़ रुपए लगाई थी तोशाखाना ने। इमरान खान कहते हैं कि हमने 20% यानी कि 2 करोड़ और कुछ लाख रुपए उसके अदा किए, और फिर वो कहते हैं कि हमने ये जो बेचा तो 5 करोड़ 80 लाख हमें मिले, जिसमें से हमने टैक्स की अदायगी की, जिसमें से कुछ और पेमेंट्स की, और बाकी तो 2.5-3 करोड़ रुपए हमारे पास बचे, वो हमने जाहिर किए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कल ये कह रहे थे कि हमने ये 2-2.5-3 करोड़ रुपए जाहिर किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो मालियत थी इन तहफ की, जो तमाम डिटेल्स आपने देनी थी, कि अगर आपने ट्रांसफर भी किए हैं ये तोहफे किसी को, तो फॉर्म बी में उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, जो कि नहीं दी गई। तो लिहाजा ये मिस डिक्लेरेशन का मामला है, आपने झूठे दस्तावेजात दिए हैं, झूठी डिटेल्स दी हैं, और उस बुनियाद पे करप्ट प्रैक्टिसेस के आप मुर्तकिब होते हैं, और 3 साल की सजा सुना दी गई है। हामिद मीर साहब, जिस तरह से शहजाद साहब भी बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई ने मुसलसल टेक्निकल बुनियादों पर तोशाखाना केस को जिस तरह मौखर करने की कोशिश की, जिस तरह डील किया है चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला ने इस केस को, उसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये एक बहुत ही मजबूत मुकदमा है, लेकिन इस मजबूत मुकदमे में एक बहुत ही मुतनाज़ा जज ने फैसला सुनाया है, और जज की जात की वजह से इस मजबूत मुकदमे का फैसला भी इंतहाई मुतनाज़ा है। अब आप जो मर्जी इसकी तावील कर लें, लेकिन ये जो जजमेंट है इसके बारे में जजमेंट के अनाउंसमेंट से पहले ही सबको पता था। तो जब ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी अदालतों का, कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या लोअर कोर्ट का जज,
तो जजेस की शक्ल और उनका नाम सुन के बंदे को पता चल जाता है ये क्या फैसला सुनाएगा। तो ये जो जज साहब है हुमायूं दिलावर साहब, इनका फैसला जो है ये तो 3-4 दिन से जुबाने ज़दे आम था, बच्चे को पता था इसने क्या फैसला सुना है। तो इसलिए आप कोर्स इस केस के जो मेरिट्स हैं, जो इमरान खान साहब पे इल्जामात हैं, ये मेरिट्स तो पीछे रह गए ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है वो तो पीछे रह गए। मसला तो है हुमायूं दिलावर के वो जज कैसा है और उस पर जो इल्जामात हैं वो सही है या गलत है। तो जज साहब की वजह से ये एक मजबूत मुकदमे का इंतहाई मुतनाज़ा फैसला है। इसको आप जिस तरह मर्जी डिफेंड कर लें, ये डिफेंडेबल नहीं है, ये फैसला डिफेंडेबल नहीं है। सही। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर? आपको भी लगता है कि पीटीआई के वकला के ताखीरी हरबे फिर सामने आए और एकदम फिर वो डिफेंसिव मोड पे चले गए? आपका क्या तज़किया? देखिए, ये तो बदकिस्मती है बड़ी कि इस वक्त हमारी जो आला तरीन अदलिया है उसमें दर्जनों केसेस ऐसे चल रहे हैं कि उसमें तरीक और बाज़ों का हुकूमत तरीक होती है, वो बेंच पे अदम एतमाद का इजहार करता है और उससे मुतालिक सवाल उठाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेंच उनको सुनता है। और अब मसलन मिलिट्री कोर्ट का मामला था तो उसमें उनकी इस्तदा ये थी कि तो कोर्ट बनाया जाए, उन्होंने बेंच पे एतमाद का इजहार किया था, लेकिन वो फिर भी वो सुन रहे हैं। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट की सतह पे ये चीज होगी तो फिर लोअर कोर्ट में तो फिर भी ये होगा। यहाँ पे तो एक इजाफी चीज उस जज से मुतालिक आ गई है, क्योंकि पीटीआई के वकला उन्होंने हाई कोर्ट में जज पे एतमाद का इजहार किया था, उनको बायस करार दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी उस बात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने उसी जज को बरकरार रखा और उनके जो इल्जामात थे उसको उन्होंने कोई वक़्त नहीं दी। तीसरी बात उसमें ये है कि ये जो काबिल समाअत होने का मसला, आज दो चीजों का फैसला होना था कि काबिल समाअत होने का तो 2 मरतबा पहले फैसला हो चुका है, फिर इसमें पीटीआई के वकला दलाइल भी दे चुके हैं, फिर इससे पहले वो उन्होंने कहा था कि हम अपने गवाहों को पेश करेंगे और उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को बतौर गवाह पेश करने की बात की थी, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने इररिलेवेंट गवाहों को पेश कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा उनको कंसेशन दी गई हाई कोर्ट की तरफ से कि एक ट्रायल कोर्ट में जब वहाँ मेरिट पे समाअत शुरू हुई हो और फिर हाई कोर्ट हुक्म दे दे कि जी चलो आप इसके काबिल समाअत होने का मामला भी दोबारा देखें और बाकी चीजें भी देखें। अब फिर उसके बाद आज उन्होंने पीटीआई के वकला को और उनको 8 बजे का टाइम दिया था और वो आए नहीं, वो पेश नहीं हुए, तो वही अदालत तो पहले 2 मरतबा आर्गूमेंट सुनने के बाद इसके काबिल समाअत होने का फैसला कर चुकी थी। और फिर जिस तरह हामिद साहब कह रहे हैं कि ये मामला तो बिल्कुल पहले से क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा था, तो ये हम कह सकते हैं कि शायद कुछ उजरत से उन्होंने काम लिया है, लेकिन उसमें आगे छुट्टियों का मामला भी आ रहा था, बाकी चीजें भी आ रही थी। और अगर ऐसी कोई चीज है जज का बायस साबित हो या और कुछ, पहले तो हाई कोर्ट ने परसों करार दे दिया, जब उनको केस दोबारा रेफर कर दिया तो इट मीन कि हाई कोर्ट ने ये आर्गूमेंट नहीं माने कि जज या बायस है या वो उसके बारे में उनका किरदार इस मामले में मशकूक है, तो उनको तो सर्टिफिकेट हाई कोर्ट की तरफ से मिल गया। अब जाके अगर केस उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला है, बाकी नहीं मिला है, तो वो फिर उन्हीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है और उधर ये फैसला हो जाएगा। ठीक है शाहजेब साहब, चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम केस के हतमी फैसले को आगे ले जा सकती थी। उनके वकील आज अगर अदालत में पेश हो जाते, लेकिन उन्होंने कोशिश भी नहीं की, बल्कि ख्वाजा हारिस समेत दीगर वकला जब तक पेश हुए तब तक फैसला महफूज हो चुका था। तो वकला का आज किरदार कितना अहम था इस केस में? देखिए जी, वकला का तो पूरे केस में ही किरदार अहम था, मगर वकला की एक ही स्ट्रैटेजी थी कि मेरिट पर केस को नहीं लड़ना है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस को लड़ना है, वरना मेरिट पर तो केस 1-1.5 महीने का केस था, 1-1.5 महीने में केस खत्म हो जाता, आइदर वे फैसला आ जाता। अगर इमरान खान साहब अपने हक में विटनेसेस वो दे देते जिनको उन्होंने तहरीफ बेचे थे और अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे देते कि इस तरीके से मैंने ट्रांजैक्शन की थी, कुछ ऐसा नहीं किया मैंने जो गलत था, और सबूत दे देते, मगर जाहिर है ये सब कुछ उनके पास मौजूद नहीं था, इसलिए ट्रायल आगे बढ़ता रहा। आज जल्दी ट्रायल होने पर एतराज उठ रहा है और दुरुस्त उठ रहा है, क्योंकि डिफेंस को अपने विटनेसेस पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। जो भी
वो चूज करें, क्योंकि उस पर जिरा कर लेते हैं जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, मगर वो नहीं दिया गया। तो ये सवाल अपनी जगह पर उठ रहा है कि इतनी जल्दी में ये फैसला दिया गया है, मगर ये फैसला 1 महीने के अंदर आ सकता था, इमरान खान साहब के हक में आ सकता था। 1.25 साल तक ट्रायल चला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस ट्रायल को चलने नहीं दिया है। ये जितने इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं, उनमें से कुछ मुकदमात इस वजह से भी हैं कि उन्होंने अपने घर पर कारकुनों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चढ़ दौड़े, वो पेश नहीं होते थे बार बार बुलाने के बावजूद। तो इमरान खान साहब पर भी इस सारे केस की बड़ी जिम्मेदारी है। जहां तक जल्दी की बात है, तो वो पहले भी जब मैं बात कर रहा था कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साइड पर होते हैं तो आप एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह एक्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट पर हमला करें, पीटीवी पर हमला करें, पुलिस पर हमला करें, और आप मफरूर हो, मगर जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएं वक्त के वजीर आजम के खिलाफ पनामा की पिटीशन लेके, और उस वक्त के जो जजेस हैं वो आपसे कहें कि आइए, और फिर आप रोजाना वहां बैठते हो, मफरूर हो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मगर जब आप नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर, तो फिर यही होगा जो कि हो रहा है, फिर आपके खिलाफ मामला आगे बढ़ेंगे। मगर जो मेरिट्स हैं केस के, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ केस के मेरिट्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहे हैं, वो खरीदार का नाम नहीं बता रहे हैं, उन्होंने इस केस में बार बार गलत बयानी की है। ना उन्होंने सड़क बनवाई थी, उन्होंने अपने कारकुनों से झूठ बोला, ना ही उन्होंने 50% की अदायगी की थी, 20% की थी, खुद माना, यानी ये भी झूठ बोला। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो जमा कराने थे अपने असासे, वो नहीं कराए, क्योंकि उन्होंने बयानिया बनाया हुआ था कि मैं तो ऐसा हुई नहीं, ये तो दूसरे काम करते हैं। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो आप जमा कराते हैं वो अवाम के सामने तफसीलात आती हैं, तो आपने अवाम से गलत बयानी की, बार बार झूठ बोला। तो जाहिर है आप वो रॉन्ग साइड पर इस्टेब्लिशमेंट के जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि इस केस के कोई मेरिट्स नहीं है। और जैसे आप बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में, आपने इस पर एनालिसिस भी दिया है कि ट्रायल चलने फिर क्यों नहीं दिया गया पीटीआई चेयरमैन की जानिब से? क्या ये एक्सेप्टेंस थी कि केस ही वीक लगा उन्हें? देखिए, इमरान खान साहब के जो वो वजीर आजम थे उस वक्त भी नहीं चलने दिया, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि मैं ओपोजिशन में था इसलिए मामला आगे बढ़ा। वो तो ये ट्रायल कोर्ट में मामला जाने से पहले ही खत्म कर सकते थे इमरान खान साहब। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था और पूछा गया था कि जी आप तफसीलात बताते, वो बताने को तैयार नहीं थे। इसको उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बना दिया था, क्योंकि उनकी जात से मुताल्लिक था, तो जाहिर फिर तो मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला उनकी तरफ से इस बात को बना दिया गया। तो इस केस को वो पहले से खत्म कर सकते थे, मगर क्योंकि वो आवाम को नहीं बताना चाहते थे कि मैं इमरान खान जो कि दूसरों पर इल्जाम लगाता हूं कि दूसरे चोर हैं, दूसरे तोहफे बेचकर खा जाते हैं, मैंने असल में तोहफे बेच के खा लिए हैं, मैंने असल में सड़क नहीं बनवाई थी, मैंने असल में 50% की अदायगी नहीं की थी। और इस बात को बचाते बचाते वो इतना आगे निकल गए कि इस केस को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। बाकी तमाम केसेस में पेश होते थे, इस केस में पेश नहीं होते थे बार बार बुलाने के बावजूद।